हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? कि सर हम डिस्कस कर रहे थे आयोनिक पोटेंशियल के बारे में, अबाउट द आयोनिक पोटेंशियल, दैट व्हाट इज द आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड रेडियस ऑफ कैटायन। मीन्स अगर आप टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हो ना और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपके पास Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है ना। तो यहाँ टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? टॉप टू बॉटम गए तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो चार्ज है वो अपने पास क्या रहता है? कांस्टेंट है ना। सब पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। पर जो रेडियस है वो क्या होती है? इंक्रीज। चार्ज कांस्टेंट, रेडियस इंक्रीज। तो रेडियस इंक्रीज करता है तो आपके पास क्या होगा कि आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मीन्स सॉरी, रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है हाँ तो आयोनिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। क्या आप टॉप टू बॉटम आते हो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज। के सर कैसे? तो कल मैंने आपको बताया था दैट आयोनिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होगा? रेसिप्रोकल। अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो आपके पास आयोनिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो चार्ज क्या रहता है अपने पास? कांस्टेंट। और साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। और अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल के क्या क्या एप्लीकेशन है आयोनिक पोटेंशियल? क्या आप आयोनिक पोटेंशियल से कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हो कि किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होएगी, और साथ साथ में अपन कहें अपने को और भी कुछ चीजें पता चलती है। आइए देखते क्या है एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल इज कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में अगर आपको जानना, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। वैसे अगर अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में पोलराइजेशन से या पोलराइजिंग पावर से भी अपन ने कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करा था कि किसके ज्यादा होंगे किसके कम होंगे। पर इसमें अपन आयनिक पोटेंशियल टॉपिक देख रहे हैं तो इससे भी पता होना चाहिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ज्यादा है किसके कम। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक पोटेंशियल। मीन्स जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है अपने पास? सेकंड एप्लीकेशन आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मीनिंग है कि कोई भी जो आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है या कितना हाइड्रेटेड होता है। जितना ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड होगा, जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन होगा, किसी आयन का हाइड्रेशन होगा, उसका साइज क्या होगा? उतना ही ज्यादा। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल या सॉरी हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो डिफरेंट होता है गैसेस स्टेट में जो आयन का साइज है उससे। तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? हाइड्रेशन के बारे में। तो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक पोटेंशियल। जिसका आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है हाइड्रेटेड साइज भी उसका क्या रहेगा? ज्यादा। हाइड्रेटेड साइज विल बी ग्रेटर। हाइड्रेटेड साइज अगर ग्रेटर होगा तो उसकी जो आयोनिक मोबिलिटी है वो क्या होगी? कम।
आयोनिक मोबिलिटी अगर कम होगी तो आपके पास इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, ये दो अपन ने कल कर भी ली थी शायद। अब थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड है आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी। ये मैंने कल आपको बताया था थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, और अपन ने कहा था कि अपन डिस्कस करेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी में कैसे मोनो एटॉमिक आयन और कैसे पॉली एटॉमिक आयंस की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक एनायंस की, है ना। तो देखो यहाँ पे कैटायन तो आपके पास डिफरेंट होगा, एनायन क्या रहेगा सेम, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, या अपन बात करें लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। ये सब चीजें आ जाती है यहाँ पे। तो अपन अगर अगर अपन देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि हीट से कौन सा सब्सटेंस डिकम्पोज होगा और कौन सा सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होगा, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, थर्मल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करती है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो दो टाइप के आयंस के लिए देखते हैं। एक तो आपके पास है मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन, और दूसरा है पॉली एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायंस का मीन्स that anions in which only one atom is present is known as monoatomic anion. फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास फ्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया। ये आपके पास क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक एनायंस होते हैं। सेकंड आता है पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायंस का मीनिंग हो गया कि वो आयंस, वो एनायन जिसमें मोर देन 2 एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने कहा सल्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, या फिर आपके पास कार्बोनेट आ गया। तो दीज आर पॉली एटॉमिक एनायंस। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन, है ना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आयोनिक पोटेंशियल, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आयोनिक पोटेंशियल। एंड thermal stability of monoatomic anion can be explained by lattice analysis, by lattice analysis। फॉर एग्जाम्पल सर कि जैसे अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना कि LiF है, LiCl है, LiBr है, Li आयोडाइड है, यानी कि लिथियम आयोडाइड है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अपन एक्सप्लेन करते हैं लैटिस एनर्जी से। और जो पॉली एटॉमिक एनायन लाइक अपने पास आ गया लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अपन किससे चेक करते हैं, आयोनिक पोटेंशियल से। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to the 1 upon ionic potential. Thermal stability is directly proportional to the 1 upon ionic potential means कि अगर किसी का आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा देन उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मीन्स वो कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कि सर एग्जाम्पल, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या रहेगा। कि आपके पास आ गया जैसे Li2CO3, आपके पास आ गया Na2CO3, आपके पास आ गया K2CO3, आपके पास आ गया Rb2CO3, आपके पास आ गया CS2CO3। एक कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है। देखो पीरियोडिक टेबल है, चाहे आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है,
These two chapters are backbone of inorganic chemistry. मीन्स जितना अच्छे से ये क्लियर होएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होएगी। कि सर कैसे? कि जो चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइक थर्मल स्टेबिलिटी, लाइक सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें आपके पास जब अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हैं तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, है ना। तो अगर आपको यहाँ इसका रीजन पता है कि वाई व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली जब अपन इसको चैप्टर को अच्छे से देखेंगे ना एस ब्लॉक को। तो देखो अपन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हो तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आपके पास जो एनायन है वो क्या है? सेम। हर एक में आपके पास क्या है? कार्बोनेट है, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 एंड CO3 माइनस 2। कैटायन की बात करें अगर तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है आपके पास? इंक्रीज। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? इंक्रीज। और साइज ऑफ कैटायन अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो अपने को पता है कि साइज ऑफ कैटायन जब इंक्रीज होता है तो जो आयोनिक पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज। आयोनिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। और अगर आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है देन थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीज। मीन्स ये जो सब्सटेंस है Li2CO3 ये इजीली क्या हो जाता है? डिकम्पोज। और हीट के लिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। कौन सा है आपके पास? CS2CO3 मीन्स सीजियम कार्बोनेट। तो ये आपके पास क्या था कि जितने भी अपने पास आयोनिक बॉन्ड में जो जो टॉपिक्स आ रहे थे जो काफी इंपॉर्टेंट है वो अपना कंप्लीट हुआ। मीन्स आयोनिक बॉन्ड जो है अपना अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब अपन देखेंगे वो कौन सा बॉन्ड देखेंगे, कौन सा बॉन्ड डिस्कस करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों ये अपना जो है आयोनिक पोटेंशियल कंप्लीट हुआ। अब अपने जैसे मैंने भी आपको कहा कि मोनो एटॉमिक एनायन अगर आ जाता है ना, मोनो एटॉमिक एनायन मीन्स अपने पास आ गया LiF KF सॉरी NaF KF RbF CSF, ये अपने पास आ गए। तो ये मोनो एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। मीन्स इजीली उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो वो कंपाउंड क्या रहेगा? मोर स्टेबल होगा। मीन्स उसका इजीली डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ओके सर, तो फिर लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है? तो अपने को पता है कि दैट लैटिस एनर्जी is inversely proportional to the 1 upon r plus plus 1 upon sorry 1 upon r plus plus r minus। अब देखो क्या हो रहा है, r माइनस तो कांस्टेंट है, फ्लोराइड 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 फ्लोराइड, बट जो r प्लस है वो आपके पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। Li है, Na है, K है, Rb है, CSF। तो अपने को क्या देखना है कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होती है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वो आपके पास क्या रहेगा कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, चलते अपन आगे। नेक्स्ट बॉन्ड पे अपने पास आता है कोवेलेंट। नेक्स्ट अपने पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या रहती है कि दैट
कोई भी आपके पास बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि सर मीन्स ये कि जैसे अपन बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड, देन आयोनिक बॉन्ड क्या था कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा था कि कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म, है ना। अब बात करें कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता, वहां पे क्या था Na+ था, Cl- था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में कि कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है आपके पास, शेयरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो किसके बीच में होगी, वो होगी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, electronegative element. So bond present between non-metal and non-metal, or we can say electronegative element and electronegative element is known as covalent bond, है ना। दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो, तो नॉन मेटल के बीच में या फिर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ना। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म, एंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। ओके, तो चलो देखते हैं, अब आके बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे आपने 10th में भी देख रखा था, देख कोवेलेंट बॉन्ड के अगर अपन इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ शेयरिंग के बेसिस पे बात करें तो आपके पास सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे बात करें तो कितने टाइप के होते हैं आपके पास, एक आता है सिंगल बॉन्ड, एक आता है डबल बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड का मीनिंग होगा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, दो एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, शेयर वन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे सिंगल बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड का। सर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखो H2 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन में अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करा। हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट नहीं करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लेट, कि अगर हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है और वो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है, देन नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज 2। अब 2 है तो वो किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम के जैसा, इनर्ट गैस के जैसा। तो हाइड्रोजन की ये टेंडेंसी रहती है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे बाय एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। यहाँ पे भी देखें तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो आपके पास H सिंगल बॉन्ड H का फॉर्मेशन, H सिंगल बॉन्ड H। डबल बॉन्ड की बात करें उसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। कि सर हमें कैसे पता, मैंने कहा देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका, 2 and 6, 2 and 6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर में लिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और दूसरा आपके पास एक और ऑक्सीजन का एटम है, 1 2 3 4 5 6। Number of electron in oxygen now 1 2 3 4 5 6 7 8,
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक तो आपके पास सिंगल बॉन्ड हो गया, एक अपने पास डबल बॉन्ड हो गया। अब लास्ट जो आता है वो अपने पास कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो एलिमेंट्स हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। कि सर किसमें होगा, मैंने कहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 5। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन दूसरा 1 2 3 एंड 4 5। ओके, तो कितने ने 5 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो कोवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एलिमेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या रहेगा कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो ये अपने पास थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि व्हाट इज द कोवेलेंसी, व्हाट इज द वेरिएबल कोवेलेंसी एंड थ्योरीज जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड में होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।